Hello everyone. जब सप्लाई इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा. क्यों? व्हेन यू इंक्रीज द सप्लाई, अब आप ज्यादा लोगों को केटर कर सकते हो. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के इस सप्लाई इंक्रीज करने के वजह से प्राइस में रिडक्शन देखने को मिलता है. अच्छा, अगर हम सप्लाई इंक्रीज करते और वही प्राइस रखते, एक ऐसा भी सिचुएशन है कि प्राइस कम क्यों हो रहा है, तो मैं एक और तरीके से आपको समझाती हूँ कि लेट्स से सप्लाई इंक्रीज हो गया, प्राइस अगर वही रहता तो क्या हो जाता, सप्लाई इतना होता, डिमांड इतना होता, तो देयर इज एक्सेस सप्लाई. करेक्ट. और हमने एक्सेस सप्लाई जब होता है सिचुएशन, हमने वही देखा है कि जब एक्सेस सप्लाई होता है तो प्राइस रिड्यूस होता है. तो प्राइस रिड्यूस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा इस लेवल पे. समझो ये प्राइस हो गया, स्टिल देयर इज एक्सेस सप्लाई. समझो ये प्राइस हो गया, स्टिल देयर इज एक्सेस सप्लाई. ऐसे करते करते वो नए इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे. नया इक्विलिब्रियम EN होगा, प्राइस रिड्यूस हुआ है इस सिचुएशन में एंड quantity has increased. So price falls and quantity increase. केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि डिमांड सेम है, डिमांड का जो फंक्शन है या डिमांड का जो कर्व है वो सेम है, डिमांड में चेंज नहीं आया है, सप्लाई को रिड्यूस कर दिया है. यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया होगा जिसके वजह से आप सप्लाई कम कर रहे हो, या कुछ और रीजन है जिसके वजह से आप सप्लाई कम कर रहे हो. लेट्स से बैड वेदर, तो वो सप्लाई कम हो गया. सप्लाई कम हो गया तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा अगर मैं प्राइस उतना ही रखूं, प्राइस अगर मैं यही रखूं तो सप्लाई इज लेस देन डिमांड, देयर इज एक्सेस डिमांड.
और एक्सेस डिमांड के केस में हमने समझा है कि प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज हम करते जाएंगे until and unless we reach this equilibrium। तो प्राइस इंक्रीज होता जाएगा एंड वी रीच द न्यू इक्विलिब्रियम दैट इज EN। तो सेम डिमांड एंड सप्लाई रिडक्शन के वजह से आपका प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी कम हो जाता है। आई होप द टू केसेस आर क्लियर। इफ इट इज क्लियर और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, स्टॉप द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट कर दीजिए क्लियर हो रहा है एंड देन कम बैक एंड अगेन प्ले द वीडियो। मूविंग ऑन टू थर्ड केस, यहाँ पे सप्लाई का अभी सेम रखा है हमने कर्व, डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। डिमांड इंक्रीज कब कब होगा, जो सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें अगर फर्क आता है तो डिमांड इंक्रीज होगा। जैसे इनकम बढ़ गया, अचानक से इनकम बढ़ गया तो डिमांड मेरा इंक्रीज होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीज होता है तो इस कमोडिटी का डिमांड मेरा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए हैं। जो फैक्टर्स डिमांड को इंक्रीज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सप्लाई में कुछ चेंज नहीं आया, सप्लाई वही है। तो डिमांड इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हियर वी गो, राइटवर्ड शिफ्ट टू DN। DN की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं प्राइस सेम रखूं तो मेरा क्या आ जाएगा, सप्लाई इतना है, ब्लू लाइन है, डिमांड इतना हो गया, देयर इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में हमने क्या समझा है कि प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होता जाएगा जब तक वो न्यू इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट EN होगा वेयर प्राइस हैज इंक्रीज्ड एंड क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड, बोथ हैव इंक्रीज्ड। तो इस सिचुएशन में जब सप्लाई सेम होता है और डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होता है। आते हैं केस 4 पे। केस 4 क्या है, जब सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू ऑल, इनकम आपका अचानक कम हो गया। जैसे कोविड सिचुएशन ले लेते हैं, कोविड सिचुएशन में इनकम लोगों का कम होते जा रहा था, पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, तो उनका इनकम कम हो गया तो डिमांड कम हो गया, करेक्ट। सप्लाई में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि सप्लाई में कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। इस सिचुएशन में आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड। जब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो देयर वुड बी एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई होगा, इस वजह से प्राइस रिड्यूस होता जाएगा। यू कैन सी हियर, अगर मैं प्राइस वही रखती तो इतना डिमांड है, सप्लाई इतना है, तो इतना एक्सेस सप्लाई है। इस एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस रिड्यूस होता जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम PN पे आएगा, क्वांटिटी इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो आपका इस केस 4 के सिचुएशन में जब आपका सेम सप्लाई रहता है और डिमांड कम होता है तो आपका प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों रिड्यूस होता है। आते हैं केस 5 पे। केस 5 ये कह रहा है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ है, अलॉन्ग विथ सप्लाई हैज आल्सो इंक्रीज्ड, लेकिन जो डिमांड इंक्रीज है वो ग्रेटर अमाउंट से हुआ है, वेराज सप्लाई इंक्रीज जो है वो स्मॉल अमाउंट से हुआ है। यानी डिमांड ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, मतलब डिमांड का जो शिफ्ट होगा वो ग्रेटर अमाउंट का होगा, वेराज सप्लाई का जो राइटवर्ड शिफ्ट होगा वो छोटे गैप से होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम कहाँ आपको दिख रहा है, नया इक्विलिब्रियम है EN, where price has increased and quantity, price has increased by little but quantity has increased by greater amount. Again I repeat, in case 5 दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो डिमांड का इंक्रीज है वो ज्यादा अमाउंट से हो रहा है, whereas सप्लाई के इन रिलेशन टू सप्लाई इंक्रीज। तो आपका शिफ्ट जो हुआ है डिमांड कर्व वो उसका गैप ज्यादा है, वेराज सप्लाई का जो इंक्रीज है राइटवर्ड शिफ्ट है वो कम अमाउंट से है। इसी वजह से नया इक्विलिब्रियम के हिसाब से आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो लेसर अमाउंट से हो रहा है, वेराज क्वांटिटी इंक्रीजेस ग्रेटर अमाउंट। सो प्राइस राइज इज लेस देन इंक्रीज इन क्वांटिटी। कमिंग टू केस 6, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन सप्लाई का रिडक्शन छोटा है, डिमांड का रिडक्शन बड़ा है। सप्लाई का रिडक्शन छोटा है यानी सप्लाई कर्व जो शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड वो छोटे अमाउंट से हो रहा है, गैप छोटा है।
whereas डिमांड का जो रिडक्शन हो रहा है वो लार्जर अमाउंट से हो रहा है कंपेयर टू सप्लाई। इस सिचुएशन में आपका न्यू इक्विलिब्रियम EN है और आपका प्राइस रिडक्शन छोटे अमाउंट से होगा, क्वांटिटी रिडक्शन लार्जर अमाउंट से होगा। तो आपका प्राइस फॉल इज लेस देन डिक्रीज इन क्वांटिटी। कमिंग टू केस 7, केस 7 में सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब उल्टा है, सप्लाई इंक्रीज ज्यादा है, डिमांड इंक्रीज कम है। यानी सप्लाई का जो इंक्रीज है, राइटवर्ड शिफ्ट है, वो ज्यादा गैप होगा, डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो कम गैप होगा। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो नया इक्विलिब्रियम EN है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन प्राइस रिडक्शन इज smaller than quantity increase. So price fall is smaller than increase in quantity. Coming to case 8, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन सप्लाई का रिडक्शन ज्यादा अमाउंट से है डिमांड के रिडक्शन से। सप्लाई का रिडक्शन हो रहा है, गैप ज्यादा है, whereas डिमांड का रिडक्शन हो रहा है, गैप कम है। देखो रिडक्शन ज्यादा और रिडक्शन कम, अब यही सिचुएशन केस 8 ले लेते हैं। हो सकता है कि आपका इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ गया है, इस वजह से आपका सप्लाई रिडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट से हुआ है, वेराज उसी टाइम पीरियड पे इनकम लोगों की बहुत कम अमाउंट से कम हुई है, इसकी वजह से डिमांड बहुत कम अमाउंट से कम हुआ है। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा था, इस वजह से सप्लाई ज़्यादा अमाउंट से कम हुआ, डिमांड कम अमाउंट से कम हुआ है। EN इज द न्यू इक्विलिब्रियम, प्राइस इंक्रीज होगा लेकिन कम अमाउंट से एज कंपेयर टू द रिडक्शन इन क्वांटिटी, सो प्राइस राइज इज लेस देन द डिक्रीज इन क्वांटिटी। केस 9 पे आते हैं। केस 9 क्या कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और डिमांड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई में इंक्रीज है वो छोटे अमाउंट से है कंपेयर टू डिमांड रिडक्शन। तो सप्लाई का रिडक्शन, सप्लाई का इंक्रीज यानी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा लेकिन गैप छोटा है। डिमांड रिड्यूस हो रहा है मतलब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है लेकिन गैप ज्यादा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट EN है, PN एंड QN आपका क्वांटिटी होगा। प्राइस रिडक्शन इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी रिडक्शन, प्राइस फॉल इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन क्वांटिटी। केस 10, एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है। सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई का रिडक्शन जो है वो स्मॉलर अमाउंट में है, वेराज डिमांड के इंक्रीज जो है वो ग्रेटर अमाउंट में है। क्लियर? तो डिमांड का इंक्रीज हम बता देंगे कि वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, वो ज्यादा अमाउंट से हुआ है तो गैप पड़ा है, वेराज सप्लाई का रिडक्शन लेस अमाउंट से तो वो छोटा गैप है। इक्विलिब्रियम EN है, प्राइस का इंक्रीज ज्यादा अमाउंट से है, क्वांटिटी इंक्रीज लेस अमाउंट से है, प्राइस राइज इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन क्वांटिटी। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं, इसके रफ ग्राफ आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। केस 11, सप्लाई इंक्रीज ज्यादा है, डिमांड इंक्रीज कम है, डिमांड का डिक्रीज कम है। सप्लाई इंक्रीज ज्यादा है तो SN मतलब गैप ज्यादा होगा, डिमांड का डिक्रीज कम है तो गैप कम होगा। इक्विलिब्रियम EN पे है, प्राइस रिडक्शन ज्यादा है, क्वांटिटी का इंक्रीज कम है, तो प्राइस फॉल इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन क्वालिटी। वेराज केस 12, सप्लाई का रिडक्शन ज्यादा है, वेराज डिमांड का इंक्रीज होना कम है। तो सप्लाई का रिडक्शन ज्यादा है मतलब सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट गैप ज्यादा होगा, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट गैप कम होगा। न्यू इक्विलिब्रियम EN है, PN मतलब प्राइस का इंक्रीज is greater amount whereas quantity reduction is less, so price rise is greater than the decrease in quantity. केस 13, दोनों इंक्रीज हुए हैं बट दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए हैं, मतलब उनका गैप सेम है। सी द गैप इज सेम, तो प्राइस में चेंज कुछ नहीं होगा, दोनों इंक्रीज हुए हैं, गैप सेम है, प्राइस में चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इज कांस्टेंट वेराज क्वांटिटी इंक्रीजेस। दोनों रिड्यूस हुए हैं लेकिन सेम अमाउंट से रिड्यूस हुए हैं, गैप सेम है, आपको गैप सेम रखना है तभी जाके आपका प्राइस सेम होगा, क्वांटिटी रिड्यूस होगा। प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी रिड्यूसेस। तो जब सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है। केस 15, प्राइस इंक्रीज हो सॉरी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है बाय सेम अमाउंट। सप्लाई इंक्रीज हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट,
एंड डिमांड हैज डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेकिन जो गैप है वो सेम है, तो आपका क्वांटिटी सेम रहेगा लेकिन प्राइस चेंज होगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। प्राइस हैज फॉलन, क्वांटिटी इज कांस्टेंट। व्हेन इनवर्स होता है मतलब उल्टा, जब सेम हो रहा था यानी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा था, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा था लेकिन सेम अमाउंट से, तब प्राइस कांस्टेंट था, क्वांटिटी में चेंज था। अब यहाँ पे जब उल्टा हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है लेकिन सेम अमाउंट से, तो क्वांटिटी सेम रहेगा, प्राइस अफेक्ट होगा। सेम गोज विथ केस 16, सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है बट सेम अमाउंट से। लेट्स सी सप्लाई SN हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड DN हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सेम अमाउंट से हो रहा है, गैप सेम है, तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी वही रहेगा। टोटल 16 केसेस हैं, हमने देख लिया है। अब हम जाते हैं बुक पे। वही कंपैरेटिव स्टैटिक है, चेंज इन आइदर डिमांड और सप्लाई कॉज चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम। कुछ भी अगर चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। Several forces bringing about changes in demand and supply are constantly working which cause change in the market equilibrium. बहुत सारे हमने तो देख लिए कौन से कैसे कैसे फैक्टर्स है जो डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो वो अगर उनमें चेंजेस आता है, साइमल्टेनियसली भी चेंजेस आता है, तो इक्विलिब्रियम चेंज होता है। We have explained above the factors or forces which cause shift in the demand and supply curve. Thus, when there is a shift in either demand curve or supply curve or in both, the market equilibrium will change, bringing about change in the price and quantity bought and sold. तो ये हमने देख लिया कि अगर शिफ्ट हो रहा है डिमांड में, खाली डिमांड में शिफ्ट हो रहा है या खाली सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है या दोनों में शिफ्ट आ रही है, किसी भी तरीके से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है। एनालिसिस ऑफ सच अ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। ऐसा चेंज जब आप देखते हो, ऐसा मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज देखते हो, तो उसे कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। कंपैरेटिव स्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो पिछले इक्विलिब्रियम पॉइंट से, बिकॉज इट इज because it solves the comparison, because it involves the comparison of two static situation, one before and after the change. Before the change क्या था? equilibrium price, और after the equilibrium जो भी quantity and price है, after the change क्या था? equilibrium price and quantity. तो हम compare कर रहे हैं, इसी वजह से इसको comparative static analysis कहते हैं। Demand increase or decrease, supply curve remains unchanged. This would cause a change in equilibrium price and quantity. ये हमने देखा। Similarly, increase or decrease in supply, demand curve remaining constant would have an impact on equilibrium price and quantity. Both supply and demand for the goods may change simultaneously. ये भी हमने देखा कि कब वो दोनों साथ में अगर change हो रहे हैं, then market equilibrium change होगा। Supply demand analysis is an important law of economics and analysis of economics with which we can make forecast about how prices and quantities will change in response to change in demand and supply. हम इसके बेसिस पे फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अगर प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज, अगर समझो सप्लाई अचानक से रिड्यूस हो जाता है, तो मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ कि प्राइस कैसे चेंज होगा। We explain below the impact of change in demand and supply on equilibrium price and quantity. तो वही चीज एक्सप्लेन है जो आपको मैंने एक्सप्लेन की है ग्राफ में। तो what I'll do is I'll stop the video here. नेक्स्ट क्लास में मैं इनको कवर करूंगी and then we'll move forward with I'll be covering all the cases which are given over here in the textbook. मैंने मोस्टली तो कवर कर ही लिया है, आपको 16 सिचुएशंस दिखा के, यहाँ पे कुछ 6 सिचुएशंस गिवन है, मैं वो कवर करूंगी and then we'll move forward to role of prices in resource allocation. See you in the next video. Stay tuned. Keep watching the journey of understanding economics. लाइक द वीडियो अगर आपको वो 16 सिचुएशन समझ में आए हैं। न्यू इक्विलिब्रियम चेंज क्या हो जाता है, कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होगा, प्राइस ज़्यादा चेंज होगा, क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होगा, वो हमने देख लिया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपका कोई भी डाउट है या फीडबैक है
एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी समझ में आए. डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल. बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो. इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन 1-on-1 प्राइवेट क्लासेस फ्रॉम मी किसी भी टॉपिक रिलेटेड इकोनॉमिक्स के, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक यू वांट मी टू कवर. मैं जितना हो सके जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.